हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। और गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला जो शासक माना जाता है उसे श्रीगुप्त माना जाता है। आप ये जानते हैं कि गुप्तकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण काल है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसको गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शांति, सुख, व्यवस्था, सुव्यवस्था का काल था ये, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे पराक्रमी शासक हुए हैं जिन्होंने भारतीय एकता का सूत्रपात किया। गुप्त काल में चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, राजनैतिक हो, साहित्यिक हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो अथवा कला, इन सभी क्षेत्रों में एक साथ अभूतपूर्व उन्नति की, जिसके कारण ही इस काल को हम कह सकते हैं स्वर्ण काल। और इसके जो उत्पत्ति है उसके विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार अपने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कोई बहुत पुष्ट प्रामाणिक जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हमारा एक प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिशेन के द्वारा लिखी गई है, जो समुद्रगुप्त के काल की। और एक स्कंद गुप्त ने भीतरी अभिलेख बनवाया था, गुहा लेख, स्तंभ लेख था। तो वहाँ से भी जो जानकारी प्राप्त होती है उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि श्रीगुप्त जो है वो इसका संस्थापक था, परंतु ये किसी स्वतंत्र राज्य की स्थापित नहीं कर पाया था, एक स्वतंत्र राज्य नहीं बना पाया था। और मौर्य काल के बाद जैसे इसमें है कि स्वर्णिम इतिहास जो है वो इसी का है। तो कुछ जानकारी हमने आपको बताया ना कि वायु पुराण से, जैसे अभी बताया, वायु पुराण से भी होती हैं। और ये अभिलेख से, जो इसका गुहा लेख है, भीतरी स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त का, उनसे होती है। तो जब श्रीगुप्त ने जो स्थापना करी उसके बाद घटोत्कच जो उसका पुत्र था वो शासक बना, और वो भी अपने समय में एक स्वतंत्र बहुत बड़े राज्य की स्थापना नहीं कर पाया था। अब ये जो सेकेंड थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि गुप्त काल में दशमलव की प्रणाली की शुरुआत, मंदिरों का निर्माण कार्य भी हम कहें, बाल विवाह की प्रथा, और जो दिनार कहने की स्वर्ण मुद्रा को दिनार की प्रथा, ये, और कहा जाता है कि स्वर्ण का सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के भी इसी गुप्त काल में बनाए जाते थे। और विष्णुगुप्त के द्वारा रचित पंचतंत्र, उसकी रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। और गुप्त काल में ब्राह्मणों को बहुत सम्मान मिलता था। कर रहित कृषि की भूमि जो है वो ब्राह्मणों को दी जाती थी, जबकि उपज का छठा व भाग ये राजा को राजस्व के रूप में दिया जाता था। हालांकि इस सब के बारे में हम आपसे नेक्स्ट में बात करेंगे। आज हम केवल इनके राजाओं के बारे में बात करेंगे कि गुप्त काल में किन किन शासकों ने शासन किया और कहाँ से जो है वास्तविक गुप्त काल की स्थापना मानी जा सकती है। तो पहला श्रीगुप्त हुआ, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का प्रथम। ये जो श्रीगुप्त है और घटोत्कच, कोई भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं कर पाए, तो स्वतंत्र शासक नहीं कहलाए जाएंगे। हालांकि इसकी जो 275 ईस्वी मानी जाती है गुप्त काल की स्थापना, परंतु जो इसका प्रथम शासक था वो था जिसको हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपके ऊपर के दोनों पैराग्राफ में थोड़े बहुत मुख्य क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि उपज का कितना भाग राजस्व में देना पड़ता था, या किसके कारण ये गुप्त वंश प्रसिद्ध था, और आर्यभट्ट किससे संबंधित है, वारा मिहिर का संबंध किस काल से है। ये जो ऊपर हमने लिखा है पंचसद्यातिका की रचना वगैरह, ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजाओं की बात अब हम करते हैं कि गुप्तकालीन वंश का, जो गुप्त वंश का उदय है वो कैसे हुआ और किससे माना जाता है। तो श्रीगुप्त को आदिराज कहकर भी बुलाया जाता था। उसके बाद उसका पुत्र हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच को भी प्रथम शासक राजा कहा जाता है, परंतु इसका भी कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं है। लेकिन घटोत्कच का जो पुत्र था चंद्रगुप्त, उसने जब सत्ता की बागडोर संभाली तो उसको एक वास्तविक जो है शासक कहा जाता है।
हालांकि क्योंकि जो महाराजा धीराज की पदवी है वो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने ही, प्रथम जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने धारण करी थी। ठीक है, और ये उपाधि थी जो ऐसे ही राजा धारण कर सकता है जो एक स्वतंत्र शासक हो। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि उपाधि जो महाराज धीराज की है वो उसे इसी उसके अच्छे कार्यों के लिए, महान कार्यों के लिए ही दी गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि उस गुप्त काल का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम रहा। इसका टाइम पीरियड है 319 से 324 ईसा पूर्व। तो घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त, और उसका टाइम पीरियड था 319 से 324 ईसा पूर्व। 319 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था, यानी कि उसने जो है संवत चलाया था, जिसको अब ये भी क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ था। तो 319 ईस्वी से गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। इसके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वो है लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसके विवाह की पुष्टि होती है, और क्योंकि उस समय इसने सिक्के चलवाए थे जिसमें राजा और रानी दो प्रकार के सिक्के थे, जिसमें कि कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त की छाप दिखती है। चंद्रगुप्त प्रथम एक कुशल सेनानायक भी था और एक महान विजेता था। गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले जो है सर्वप्रथम अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, और इसने पश्चिम प्रयाग से लेकर पूर्व में मगध तथा बंगाल के कुछ राज्यों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद इस वंश का एक और महान शासक होता है समुद्रगुप्त। ये भी जो है इसका जो टाइम पीरियड था वो 325 से लेकर 375 के आसपास माना जाता है। जो इसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जब सिंहासन पर बैठा तो वो भी चंद्रगुप्त के समान ही बहुत ही कुशल और सेनापति था। ठीक है, और महान शासक था। जैसे ही वो गद्दी पर बैठा उसने दिग्विजय की योजना बनाई। दिग्विजय का मतलब होता है संपूर्ण संसार को विजय करने की चेष्टा करना। तो उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाने का कार्य किया, और आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान, उसके बाद दक्षिणापथ विजय, फिर आर्यावर्त का द्वितीय विजय अभियान, आठविक विजय, कई सारे उसने अभियान किए, और इसमें नागसेन, गणपति, नागों को, इन सबको उसने हराया। तो मतलब उसने इधर आर्यावर्त की प्रथम विजय करी, फिर दक्षिणापथ के राज थे कौशल, कोराल, पृष्ठपुर, कांटूर, कांची, इन सब राज्यों पर भी आक्रमण किया। द्वितीय जब युद्ध किया उसने तो बहुत 9 राजाएं थे जिन पर उसने विजय प्राप्त करी, और उसके बाद सीमांत प्रदेशों में पश्चिम की तरफ भी उसने काफ़ी जो है विजयों को किया। अपने विजय अभियानों के माध्यम से चंद्रगुप्त प्रथम ने इस तरह के साम्राज्य को, विशाल साम्राज्य को बनाया कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक उसका साम्राज्य विस्तृत हो गया। उसकी इस दिग्विजय का वर्णन उसके दरबार में महाकवि था हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति में उसने लिखा कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों को दर्शाने के लिए और अपनी राजनीतिक एकता को स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ठीक है, तो एक महान सेनानायक, एक महान जो है वो शासक था। और ये क्वेश्चन जो इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, समुद्रगुप्त को उसकी प्रसार राजनीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा या भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी? तो विंसेंट स्मिथ, प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन कहकर, भारत का नेपोलियन कहकर समुद्रगुप्त को संबोधित किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, चाहे मल्टीपल चॉइस में आए चाहे वेरी शॉर्ट में आए। ठीक है, इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक चंद्रगुप्त मतलब समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसके पूर्व एक कहानी है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका एक निर्बल पुत्र था रामगुप्त। ठीक है, 375 से 380 ईस्वी
इसका आप टाइम पीरियड लिखिएगा, रामगुप्त का 375 से 380 ईस्वी। तो देवी चंद्र विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त ने एक जो है उसका एक समुद्रगुप्त का एक निर्बल शासक पुत्र था रामगुप्त, वो गद्दी पर बैठा, लेकिन वो बहुत दुर्बल था। दुर्बल का मतलब मन से दुर्बल, कायर भी था और विलासी भी था। तो ऐसा माना जाता है कि शक जो है एक शासक था, शक राजा से उसका युद्ध हुआ, जिसमें जो है वो हार गया, मतलब स्वयं बहुत घिर गया जब युद्ध में विपत्ति में पड़ गया। तो उसने अपनी रक्षा के लिए अपनी पत्नी रानी ध्रुव देवी, जिसे हम ध्रुव स्वामिनी के नाम से भी जानते हैं, उसको राजा शक के पास, शक जो राजा था उसके निवास में भेजना स्वीकार कर लिया। मतलब अपनी पत्नी को किसी दूसरे शासक के सुपुर्द करना स्वीकार कर लिया। जब इस बात का पता उसके भाई चंद्रगुप्त को लगा तो उसे इस बहुत आत्मग्लानि हुई, बहुत अपमान उसे सहन नहीं हो सका, और उसने इस अपने सम्मान की, वंश की रक्षा के लिए और ध्रुवस्वामिनी की रक्षा के लिए वो ध्रुवस्वामिनी को जाते न देखकर स्वयं ध्रुवस्वामिनी बनकर शक राजा के खेमे में गया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी, और बाद में अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या करने के बाद सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए इसे शक विजेता के नाम से भी पुकारा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो 340 से 414 ईसा पूर्व, 375 से 414 ईसा पूर्व, 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। ठीक है, इसने भी शकों को पराजित किया, ये तो हमने आपको बताया इस तरह से। और उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार 40 वर्षों तक शासन किया और विक्रमादित्य नाम की उपाधि को धारण किया, विक्रमादित्य उपाधि को धारण किया। इसी शासनकाल में, इसके ही शासनकाल में फायान भारत आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फायान भारत आया, और उसने अपने यात्रा वर्णन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन की बहुत प्रशंसा करी। और इसी के शासनकाल में इसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक अच्छा था, और उसके साथ इसके दरबार में कालिदास, ठीक है, नवरत्नों में, इसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्नों को प्रधान माना जाता था। जैसे अकबर के समय में थे, वैसे ही ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि अकबर के समान, जिस तरह मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में 9 रत्न थे, उसी प्रकार किस प्राचीन भारतीय इतिहास में किस शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्न थे। ये 9 रत्न कौन थे? कालिदास, ठीक है, जो महान कवि थे, धन्वंतरी महान चिकित्सक थे, छपड़क ये भी चिकित्सक थे, उसके बाद अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराह मिहिर और वरुरुचि, ये नवरत्न थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 2 इसमें लिखे हुए देखिए, 2 कालिदास, धन्वंतरी, और उसके अलावा 7 अन्य, छपड़क और बेताल भट्ट, वराह मिहिर, घटकपर और वरुरुचि। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक आज आप पढ़िए। ठीक है, इसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। फिर गुप्त काल में जो सब बहुत इम्पोर्टेंट है वो उसकी आर्थिक और आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था है। या चलिए पढ़ा देते हैं, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा देते हैं। फायान के समय में, जब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो भारत आया था, तो चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्कों को भी चलवाया था। चांदी के सिक्कों का ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि रुपयक किसे कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए प्रथम चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपयक भी कहा जाता था। ठीक है, और मेहरौली में जो राजचंद्र का लौह स्तंभ है वो भी चंद्रगुप्त ने बनाया था। उस चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त 414 से लेकर 455 ईस्वी तक उसने शासन किया। अब पहले से ही उसको इतना बड़ा साम्राज्य मिला था, तो उसने भी लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, और 13 अभिलेख तथा अनेक सिक्के उसके शासनकाल के जो है वो माने जाते हैं।
इसको भी एक बहुत विशाल साम्राज्य पहले ही से मिला हुआ था, लेकिन उसने साम्राज्य की मर्यादा को बनाए रखा। हालांकि बहुत महान शासक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने विद्रोहियों से, शत्रुओं से अपने साम्राज्य की रचना करी और पहले के समान ही अपने साम्राज्य को बनाए रखा। मंदसौर शिलालेख जो में लिखा हुआ है कि कुमारगुप्त चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी पर शासन करता था। इसका अर्थ ये है कि चारों तरफ उसके जो है सुशासन था और वो पूरी तरह से कह सकते हैं हम कि सुरक्षित था। ठीक है। उसके बाद उसने अपने समय में कुछ मुद्राएं उसकी जो मिली हैं, बंगाल वगैरह में भी मिली हैं, तो पता चलता है कि उसने भी साम्राज्य विस्तार उसका सुव्यवस्थित था और अपने पिता के दिए एक साम्राज्य को उसने ज्यों का त्यों रखा था। और उसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उसके बाद महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी थी। ये उपाधियाँ ध्यान रखिएगा, उपाधियाँ पूछी जाती हैं। फिर आता है स्कंदगुप्त, 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक हुआ और स्कंदगुप्त ने भी क्रमादित्य और विक्रमादित्य नाम की उपाधि को धारण किया था। इसके बाद इसने कुछ विद्वानों की राय है कि इसे अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था। जो गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें पता चलता है कि राजलक्ष्मी ने सभी राजपुत्रों को छोड़कर स्कंदगुप्त का वर्ण किया। इसका मतलब ये है सीधा सा कि शायद अपने भाइयों में सबसे जो उच्च श्रेणी का शासक हुआ वो स्कंदगुप्त ही हुआ। इसके बाद कोई ख़ास वर्णन नहीं मिलता है इसके शासनकाल का। और अपने हूणों के आक्रमण से उसने अपने देश की रक्षा करी, अपने पिता के समान ही। और माना जाता है कि उसने भी एक भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त के काल का, उसमें लिखा है कि अपने भुजबल से उसने शत्रुओं को हराकर और आंखों में आंसू भरकर अपनी प्रतीक्षा करती हुई अपनी माता के पास उसी तरह गया था जिस प्रकार कंस को मारकर कृष्ण देव जी के पास गए थे। यानी कि हूणों के आतंकों से अपने साम्राज्य की रक्षा उसने करी थी और विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने भी धारण करी थी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपको जब मौर्य वंश पढ़ा थे तब भी बताया था कि चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त, ये जो सुदर्शन झील का नाम आप याद रखिएगा, तो पुनर्निर्माण सुदर्शन झील का ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो हुआ था उसका जो है फिर से रुद्रदामन ने भी इसका करवाया था। स्कंदगुप्त ने इसके बांधों की मरम्मत कराई थी। तो स्कंदगुप्त ने अपने गवर्नर पर्णदत्त से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे करवाई थी? गवर्नर उसका था पर्णदत्त, जिससे सुदर्शन झील की मरम्मत कराई और विष्णु मंदिर की स्थापना भी कराई थी। तो स्कंदगुप्त के बाद कोई भी गुप्त वंश का जो शासक था वो इतना अधिक प्रभावशाली नहीं हो सका। और उसके बाद केवल बुद्धगुप्त हुआ, कुमारगुप्त द्वितीय हुआ, लेकिन गुप्त वंश का संचालन कोई नहीं कर सका। और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और उसके बाद ये पूरी तरह से ये साम्राज्य विघटित हो गया और 550 ईस्वी तक इस वंश का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये आपके गुप्त वंश के शासकों के बारे में मैंने बता दिया है, ये आप पूरा देख लीजिए। और शासकों के बाद अब आप पढ़ेंगे गुप्तकालीन भारत में जो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था थी, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए इतना ही।